हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो आपको मालूम ही है कि पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ एंड मैं ऐसे ही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करती रहूंगी। तो आप इन सबको रेगुलर एक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कोई भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो 1 मिनट इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फेमिनिज्म, और उसके जिसको हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था। एक पार्ट में हमने मीनिंग, इवोल्यूशन एंड वेव्स पढ़ी थी एंड दूसरे पार्ट में हमने पेट्रियार्की क्या होती है, जेंडर और सेक्स में क्या डिस्टिंक्शन है, और सारे जो फेमिनिस्ट प्रोपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिज्म। देखिए, इकोलॉजिज्म बहुत ही नई टर्म है अगर हम थ्योरीज के मामले में देखें, पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोलॉजी क्या है। देखिए, जो इकोलॉजी है इसको ये एक टर्म थी जो 1866 में कॉइन की गई थी। किसके द्वारा? अर्नस्ट हैकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एंड सारे मेजर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? तो देखिए, ग्रीक में एक वर्ड है इकोस। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड या फिर हैबिटेट, यानी कि जिस आसपास के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं। तो जब हम आसपास का अपना एनवायरनमेंट देखें तो दो टाइप के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक लोग होते हैं और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करें तो लिविंग बींग्स सारे हो गए, जैसे ह्यूमन बींग, एनिमल्स, और भी सारे जैसे इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब चीज हो गई। इनऑर्गेनिक की बात करें जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब इनऑर्गेनिक है लेकिन हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स और उसका आसपास का इन्वायरमेंट, जैसे कि सेल्फ रेगुलेटिंग नेचुरल इकोसिस्टम जो है, उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। ठीक है, और ये वैसे एक ब्रांच है बायोलॉजी की ही। तो ये जो आसपास में जो इंटरेक्शंस होती हैं ये सब स्टेट ऑफ हार्मोनी में, या फिर मतलब आप आसान शब्दों में कहें तो बैलेंस्ड रहती है काफी। एंड ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है, जैसे आपने फूड चेन एंड फूड वेब में पढ़ा होगा बचपन में। तो जो इकोलॉजिज्म है ना, वो पहले एक टर्म नहीं थी, वो टर्म डेवलप हुई 1970s से। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती रही वैसे वैसे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है एंड लीगल जो हमारा एम्बिट है वो भी वाइड होता गया। तो उस समय हमें लगा कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स है जो कि रिजल्ट, जिसका जो सीधा सीधा असर है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम पे पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे बचाया जाए, तो उसके लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकली। इसका एम है बेसिकली कि ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है ना उसको ट्रांसफॉर्म करना, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे जो उनकी नेचर के प्रति है। अगर हम एंशंट रिलीजन्स की बात करें जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, इन सब में जो हमारी अर्थ है उसको सिर्फ हम अर्थ नहीं मानते, उसको हम मदर अर्थ का दर्जा देते हैं, यानी कि हम उनको गॉडेस ही मानते हैं। तो हम अगर रिलीजन से रिलेट करें तो उसमें भी ये चीजें ही बोले गए हैं कि जो नेचर है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इकोलॉजिज्म बेसिकली क्या है कि एक रिएक्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट वैसे है नहीं, लेकिन एक फियर है, डर है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उससे जो ह्यूमन रेस का सर्वाइवल है और जिस प्लैनेट के ऊपर वो रह रहे हैं वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। यानी कि होता है ना कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, हम ग्रीनरी बहुत कम हो गई है, ये सारी चीजें होती जा रही है। तो उसका जवाब कुछ चाहिए। अब रेचल कार्सल ने एक बुक लिखी थी द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। ये वो इम्पोर्टेंट बुक थी जिसके बाद ये जितना ये जो डैमेज हुआ है वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन वर्ल्ड को, ये सब जैसे इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करना, एग्रीकल्चर में केमिकल ज्यादा यूज करना, इन्होंने ये सब मेंशन किया था। इस बुक के बाद एक जैसे एक वेव आ गई एंड उसके बाद सब लोग कॉन्शियस हो गए कि नहीं, इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए। उसके बाद अर्लिच एंड हैरीमन की एक बुक आई थी हाउ टू बी अ सर्वाइवर 1971 में, गोल्डस्मिथ ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल 1972 में, यूएन की रिपोर्ट 1972 में ही आई थी ओनली वन अर्थ, क्लब ऑफ रोम्स का आया था द लिमिट्स टू ग्रोथ। आपको पता है कि एजेंडा 21 रियो की जो काउंसिल भी हुई थी। देन हमारे पास क्या है, यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड आईयूसीएन है। देन हमारे पास ये
बायोलॉजिकल कन्वेंशंस हैं सारी, तो ये सारी इसी फेवर में है कि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। अब देखिए हमारे पास अभी फिलहाल 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी हुई थी, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे जो अगर लिस्ट करने पाऊँ तो बहुत सारी चीजें निकली हैं, लेकिन उसका मेन जड़ यही है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड सभी ने अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट को कवर किया है। देन कापरा का वेब ऑफ लाइफ 1996 में जर्मन ग्रीन का एक स्लोगन था, नीदर लेफ्ट नॉर राइट बट अहेड। ये इसी के कंटेक्स्ट में था कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मेंटेन रखना है। अब इसमें थीम्स देख लेते हैं। तो ये इकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लेम करते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो सेंटर पीस है ना, वो ह्यूमन सेंटर है, यानी कि ह्यूमन को हम सेंटर मान के बाकी सारी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। डेविड एरनफील्ड ने बोला है कि ये ना ह्यूमनिज्म की एरोगेंस है कि अगर हमने आपको सेंटर पीस माना है तो उसके बाद आपको इतना राइट मिल जाता है कि आप इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हो, एंड वो हम पे कभी ना कभी वापस अटैक ज़रूर करेगा। देन जॉन लॉक का भी देखो क्या मानना था। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स में बताए थे, आपको पता ही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में काफ़ी बताया है। उनका जो मास्टर्स एंड पोजेसर्स ऑफ नेचर में उन्होंने बोला था कि जो नेचर है ना इस व्यू में, उसको हमेशा ऐसे ही देखा गया है कि हाँ नेचर के अगेंस्ट लड़ना है, नेचर से ऊपर रहना है, नेचर को जीतना है। तो जब ये वाली जो धारणा हो जाती है ना, तो उससे हमारा जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। इकोलॉजिज्म रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिक्स, जो कि हम नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और नेटवर्क ऑफ प्रीशियस, लेकिन जो फ्रेजाइल होती है कि बहुत ही नाजुक जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग स्पीशीज देखते हैं। जैसे कि अभी जो ओशन में पॉल्यूशन है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है, एंड प्लास्टिक बैन कराया। देन हमारा जो भारत स्टेज नॉर्म्स देख लीजिए आप, ये सब पॉलिटिक्स का भी मुद्दा इसलिए बन गया है, एंड अच्छी बात है ये सब बनना भी चाहिए क्योंकि लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई है, एंड जब तक ये मुद्दे रहेंगे तो हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम पॉलिसीज एंड स्टेप्स लेते रहेंगे। अब होलिज्म एक टर्म आती है। होलिज्म एक जो टर्म है जैन स्मट्स ने 1926 में कॉइन की थी, एंड ये जो जैन स्मट्स थे वो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे साउथ अफ्रीका के। इन्होंने बोला था होलिज्म मतलब होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू होता है कि एक कंप्लीट व्यू। तो होलिस्टिक इन्होंने इसका मतलब था कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, अगर हम नेचुरल वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर सोचें, तो हमें हमेशा उसको एक होल, एक कंप्लीट पिक्चर देखनी चाहिए, ना कि उसको हम इंडिविजुअल पार्ट्स में देखें। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल पार्ट्स में देखते हैं तब हम काफी सारी डायमेंशन मिस कर जाते हैं, एंड उससे जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई डैम बनाना है फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर उस डैम बनाने के क्या बेनिफिट हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है, हमें दोनों देखनी पड़ेगी। अगर उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एंड बेनिफिट्स कम है तो वो नहीं बनता। तो तभी तो होती है हमारी इन्वायरमेंट असेसमेंट, पूरी होती है, पूरी स्टडी होती है, उसके बाद ही सबको मतलब परमिशन मिलती है कि ये कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इनका मानना होता है कि जो साइंस है उसने क्या एक पाप किया है, सिन ऑफ रिडक्शनिज्म, कि हम हमेशा हर चीजों को स्मॉल पार्ट्स में लिखते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल चीज समझेंगे ना, तो जो अलग अलग पार्ट्स है ना वो अलग अलग इनकम्प्लीट हैं, बल्कि जो पूरा होल थिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। देखिए बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन सबको पता है कि हमें अभी के लिए भी जो चीजें अपने नेचुरल सोर्सेज यूज करने हैं एंड उनको ऐसे प्रिजर्व करके रखना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए, वो सभी को पता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ओनली अ हेल्दी बैलेंस्ड बायोस्फीयर है ना, वही सस्टेन कर सकता है ह्यूमन लाइफ, और पॉलिसीज और एक्शंस है ना वो भी यही प्रिंसिपल और सस्टेनेबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। एंड जो कैपेसिटी है ना सिस्टम की, जो उसकी क्लियर लिमिट्स है, वो आपको ह्यूमन मटेरियलिज्म पे लगानी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो उसके चक्कर में आप इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर दो, ये सब नहीं होता। देन स्कूमाचर ने 1973 में बोला था कि आप ना बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स अपनाओ। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स से इनका मतलब था कि ये बेस्ड होती है
प्रिंसिपल ऑफ राइट लाइवलीहुड पे कि कैसे जीवनी जीनी चाहिए सही तरीके से, उस पे ये आधारित होती है। और इसका बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है टू कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी। जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी है वो, अब मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअलिज्म, फ्री मार्केट एंड प्रॉफिट पे बेस्ड होती है, और इसमें मेन फोकस क्या होता है, इंडिविजुअल्स। लेकिन जो ये राइट लाइवलीहुड है, नेचर है, इसमें क्या इंडिविजुअल्स कुछ भी नहीं है, बल्कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स हैं। यूटिलिटी होती है कि किसी चीज का यूज में जो आए, एंड मैक्सिमाइजर यानी कि बढ़ाना। अब इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, जब आपको पता है कि अर्बनाइजेशन इतना लेवल पे बढ़ रहा है, एंड आपको पता है कि ग्रीनरी एक बहुत बड़ा इशू है, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जब तक आपके पास इन्वायरमेंटल एथिक्स नहीं आएंगे, आप ऐसे सिस्टम को एडजस्ट नहीं करेंगे कि आप अगर कंक्रीट में शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें आप इन्वायरमेंट को कैसे फिट कर रहे हैं, तब तक कुछ अवेयरनेस नहीं आएगी। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स अपने आप में एक डिसिप्लिन है जो सिखाता है कि मॉरल रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन बीइंग की, और उनकी जो मॉरल और स्टेटस क्या है मॉरल वैल्यूज का, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और नॉन ह्यूमन कंटेंट से रिलेटेड। नॉन ह्यूमन कंटेंट फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट मैं दे सकती हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी समझ लो, वो भी नॉन ह्यूमन कंटेंट ही है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरिजन में, तो एक तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और दूसरा क्या है कि हम इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखेंगे। तो मॉरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यू डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी लॉज आए थे एनिमल राइट्स को लेके, देन अब प्लास्टिक बैन को लेके, देन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड भी हम काफ़ी चीज़ें निकालते रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जब भी विंटर्स आती है तो स्मॉग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इंडिया की रैंक हमेशा थोड़ी टॉप पे ही रहती है इस मामले में पॉल्यूशन के। तो इसलिए हम उससे रिलेटेड ही कुछ पॉलिसीज अपनाते हैं, एंड हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। लाइक हर साल हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अगर मैं दिल्ली के पॉल्यूशन की स्पेसिफिकली बात करूं तो पीटर सिंगर्स ने एक का केस मैं आपको बताना चाहूंगी। ये एनिमल वेलफेयर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे, एंड बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अदर स्पीशीज को लेके, क्योंकि उनका मानना था कि वो भी एक सेंटिएंट बीइंग है, उनके भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, और वो उनको भी दर्द होता है, उनको भी सफरिंग होती है। तो इस वजह से, जैसे कि काफी ज्यादा बोला जाता है कि जो लेबोरेटरी में एनिमल्स का आप यूज करते हो दैट इज क्रुअल्टी, एंड पीटा वगैरह ने भी काफी जैसे बोला है कि जैसे एनिमल स्किन से रिलेटेड आप कपड़े नहीं पहन सकते, ये सब। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं तो काफी पर्सपेक्टिव है नेचर को लेकर। देखिए, लिबरल्स जो है वो इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करेंगे, कंजर्वेटिव्स वो है जो जिनके लिए जो पुरानी आइडियोलॉजी है वो अपना चेंज नहीं होना चाहते। तो मतलब काफी इन्वायरमेंट के पर्सपेक्ट में है ये। वैसे मैंने ये सारे जो पर्सपेक्टिव है ये इंडिविजुअली पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। सोशलिस्ट का मैंने आपको बताया है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीशेपिंग ऑफ सोसाइटी को फॉलो करते हैं विथ अ रेवोल्यूशन। एंड फेमिनिस्ट व्यू का अगर हम माने तो इनका भी ये मानना है कि कैपिटलिज्म इतना फॉलो नहीं होना चाहिए, एंड जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए। एंड इकोलॉजिस्ट तो पूरा पूरा सपोर्ट में है नेचर के प्रिजर्वेशन के लिए। अब चैलेंजेस क्या हैं अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो देखिए चैलेंजेस क्या है ना कि अभी इकोलॉजिज्म एक ग्लोबल आइडियोलॉजी नहीं है। अगर हम एक तराजू में दोनों को तोलें कि प्रॉफिट चाहिए कि नेचर चाहिए, तो बहुत ही अगर मैं बोलूं तो सब लोग नहीं चूज करेंगे कि नेचर चाहिए। इंडस्ट्रियलिज्म के अपने एक फायदे हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं, एंड अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो सब लोग इतने कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, एंड कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग अपने प्रॉफिट में ज़्यादा कंसर्न्ड है रादर देन कि हाँ नेचर बचाना है। इकोनॉमिक देखो, ग्लोबलाइजेशन के चलते भी जैसे अगर इकोनॉमी थोड़ा बढ़ती है तो हाइपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जो पहले जहाँ पे पेड़ थे वहां पे हट के कंक्रीट बिल्डिंग्स आ रहे हैं, बट हाँ आप हटा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका आप ऑल्टरनेटिव लेके आओ ना। इनको बोला जाता है कि जो इकोलॉजिज्म है ये ग्रोथ के बिल्कुल अगेंस्ट है, और ग्रीनिज्म मतलब उनको बोला है कि आप इंडस्ट्रियल रोमांटिसिज्म के बाद वाला, मतलब ये आपका अलग से रोना चल रहा है इसका कि हाँ पेड़ बचाओ वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी। तो ये सारे मतलब चैलेंजेस इनको बोले जाते हैं। उन्होंने बोला कि टेम्पररी रिएक्शन है क्या ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के अगेंस्ट। तो ये सारे चैलेंजेस है कि अगर कोई इनको सीरियसली लेगा तभी तो कोई बात बनेगी ना। अब इम्पोर्टेंट इकोलॉजिस्ट की बात करें तो अर्नस्ट फ्रेडरिच स्कूमैचर, जेम्स लवलॉक,
मुरे बुकचिन, रुडोल्फ पारो, कैरोलिन मर्चेंट। तो हम एक एक करके इन सबको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट अर्न्स्ट फ्रेडरिच स्कूमैचर, इनका जो मेन इनका वर्क था, इन्होंने चैंपियन किया था कॉज ऑफ ह्यूमन स्केल प्रोडक्शन एंड हेल्प टू डेवलप एंड इकोलॉजिकल फिलॉसफी की इकोलॉजिकल फिलॉसफी। देखिए फिलॉसफी मैंने क्या बताया था आपको, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है एंड सिर्फ आइडिया नहीं होता, उस पर लोगों का विश्वास भी होना चाहिए एंड उसका मेन एम ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके। और इनका जो मेन बैकग्राउंड था वो था कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी एंड राइट लाइवलीहुड क्या है। इन्होंने बोला था कि जो फाइनाइट एनर्जी रिसोर्सेज है ना, कि जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कभी ना कभी डिप्लीट हो जाएंगे अगर तुम इनको ओवर यूज करोगे तो। और इसलिए इन्होंने बोला था कि जो अप्रोप्रिएट, जितना आपको जरूरत है उतना ही आप प्रोड्यूस करें एंड ये बल्कि जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है उसके बहुत ज्यादा सपोर्टर भी थे। इनकी एक बुक आई थी, बहुत फेमस बुक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, 1974 में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी एंड उसके बाद जो इन्वायरमेंटल लॉज थे ना वो काफी डेवलप हुए थे। अब जेम्स लवलॉक, आपने जैसे टीवी में गाया का नाम तो सुना होगा, तो ये इन्होंने डेवलप की थी गाया हाइपोथेसिस। गाया क्या है? गाया एक ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ है, उनको गाया बोलते हैं। और इसमें इन्होंने जैसे अर्थ का जो बायोस्फेयर है ना उसको एक कॉम्प्लेक्स सेल्फ रेगुलेटिंग, की खुद ही रेगुलेट कर रहा है, लिविंग बीइंग की तरह दिखा रखा है। जैसे हम बोलते हैं ना धरती माँ, वैसी ग्रीक में गाया बोलते हैं उनको। तो उन्होंने उसके हाइपोथेसिस ड्रॉ की थी, मतलब ये भी एज अ लिविंग बीइंग है तो उनको भी वो नर्चरिंग, वो केयर चाहिए जो एज अ ह्यूमन बीइंग सबको चाहिए होती है, तो इसलिए उसको प्रिजर्वेशन की बात की थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है, ये सपोर्ट करते थे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। और ये अपोनेंट थे बैक टू बैक नेचर मिस्टिसिज्म, कि भाई आप वापस पुराने जमाने वाले नेचर में आ जाओ, और वो जो अर्थ वर्शिप है वो उसके अगेंस्ट थे। इन्होंने नाम जरूर लिया था, ये बहुत मॉडर्न थे, बट ये इनका प्रिजर्वेशन का स्टाइल भी काफी मॉडर्न था, बट इनका थॉट बहुत प्रोग्रेसिव था टुवर्ड्स नेचर। इनका वर्क देख लेते हैं। गाया 1979 में आया, अ रफ रूल टू द फ्यूचर 2014 में आया। नेक्स्ट, मुरे बुकचिन। तो मुरे बुकचिन लीडिंग प्रोपोनेंट है सोशल इकोलॉजी। अब इकोलॉजी तो सुना है, सोशल भी सुना है, अब इनका साथ में क्या मीनिंग होता है। तो एज एन अनार्किस्ट, अनार्किस्ट मतलब जो लोग रूल्स वगैरह ये सब ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो नॉन हायरार्किक कोऑपरेशन है उसमें विद इन पोस्ट स्कैरसिटी। ठीक है, तो इनका मेन अगर मैं आपको मोटिव समझाऊं तो सोशल इकोलॉजी का यही होता है कि जो आपकी सोसाइटी और नेचर है, ठीक है, उसके बीच उसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि आप उसका ध्यान नहीं रखते, ऑर्गेनिक फैब्रिक नहीं है, सब कुछ आप केमिकली यूज कर रहे हो, आप ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में वो पूरा साफ कर रहे हो खेत एंड फॉरेस्ट, तो क्या होगा कि आपका जो नेचर बैलेंस है वो आप टूट जाएगा और जो उनकी इंटर रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि नेचर वापस से प्रिजर्व करने में। तो इनका मानना था कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधे कुछ भी स्टेप लो, बट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप सोशल प्रिंसिपल्स यूज करिए ताकि आपकी ये जो इन्वायरमेंट है वो प्रिजर्व हो सके। इनकी देखो वर्क देख लो, स्कार्सिटी एनार्किज्म 1971, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम 1982। अब बात करते हैं रुडोल्फ पारो की। रुडोल्फ पारो, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो कैपिटलिज्म है ना वही सबसे बड़ी जड़ है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की और ह्यूमन के सर्वाइवल की। तो इन्होंने बोला कि इस कैपिटलिज्म को ही कन्वर्ट कर दो तुम सोशलिज्म में, और ताकि आपको सोशल जस्टिस मिले और जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेन हो सके। तो ये इनका मेन आइडिया था। तो बल्कि ये इससे भी आगे चले गए, इको सोशलिज्म से भी बहुत ही आगे चले गए, और इन्होंने ये बोला कि ये तभी होगा जब ये क्लास स्ट्रगल खत्म होगा, यानी कि ये रिवोल्यूशन वाले जो नहीं बोलते कि भाई अगर दो डिस्टिंक्शन है कि एक लोग कि एक साइड के लोग नेचर के फेवर में एक अगेंस्ट है, तो दूसरे साइड वाले रिवोल्ट कर दो एंड उसके बाद क्लास कुछ रहेगी नहीं एंड उसके बाद आप कर लेना प्रिजर्व। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इनका वर्क देखते हैं, सोशलिज्म एंड सर्वाइवल 1982, फ्रॉम रेड टू ग्रीन 1984। अब कैरोलिन मर्चेंट। कैरोलिन मर्चेंट ने एक इम्पॉर्टेंट
लिंक बनाया कि जो जेंडर ऑपरेशन है एंड डेथ ऑफ नेशन है उसके बीच में। तो बेसिकली ये सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक थी ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मतलब ये साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन आ रहा है, कितना आविष्कार वगैरह, इतनी प्रोग्रेस, उसके अगेंस्ट थी बेसिकली। और इन्होंने लिंक किया था कि जो इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन है ना वो इसी साइंस की वजह से हुआ है। मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ नेचर की तरह आप देखने लग गए हो, जो कि फेवर करता है ज्यादातर मेन को। और ग्लोबल इकोलॉजिकल जो रिवोल्यूशन है ना वो चाहिए हमें, ताकि आप रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग करो ऑफ जेंडर रिलेशंस एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यानी कि ये एक तो जेंडर रिलेशन और दूसरा ह्यूमन एंड नेचर के बीच में रिलेशन, इन दो के फेवर में थी, लेकिन इनका जो जरिया था वो था रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। तो इनका कुछ वर्क, डेथ ऑफ नेचर 1980, रेडिकल इकोलॉजी 1981। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ शॉर्ट में भी और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है, सारे आपको आर्टिकल वाइज मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।